जय हिंद दोस्तों, मैं यशु जैन आपका स्वागत करता हूं। आज 28 फरवरी 2021 तक का हम करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की। मुंबई में 20 फरवरी 2021 को ये पुरस्कार दिया गया और सुशांत सिंह राजपूत को क्रिटिक्स अभिनेता के तौर पर ये पुरस्कार मिला है। तो क्रिटिक्स अभिनेता के तौर पर 2021 का जो पुरस्कार फाल्के पुरस्कार मिला है वो सुशांत सिंह को मिला है। इसके अलावा तानाजी जो द अनसंग वॉरियर जो मूवी है वो उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। इसके अलावा जब आप देखेंगे और भी कई सारी मूवी है, लक्ष्मी फिल्म है उसमें अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। साथ ही में अगर आप छपाक देखेंगे तो उसमें दीपिका पादुकोण को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार और इसके अलावा बेस्ट फिल्म तानाजी और क्रिटिक्स अभिनेता के तौर पर सुशांत सिंह राजपूत। तो ये जो फाल्के पुरस्कार है आप जैसा देख पा रहे होंगे, दादा साहेब फाल्के की फोटो भी है यहाँ पर और ये पुरस्कार की एक प्रतिलिपि भी है यहाँ पर। तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो 1969 से शुरू हुआ था और ये जो पुरस्कार दिया गया ये वार्षिक पुरस्कार होता है जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और ये दादा साहेब के जन्म शताब्दी के समारोह के उपलक्ष्य में दिया जाता है और 1969 से ये दिया जा रहा है। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार करके एक भारत सरकार कार्यक्रम करती है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत ये सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो भारत सरकार करती है और किस कार्यक्रम के अंतर्गत करती है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत करती है। और उसके साथ ही अगर आपसे बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, फिल्म, क्रिटिक्स अभिनेता के बारे में पूछ ले तो वो भी आप वहां पर डिफाइन कर देंगे। इसके अलावा जो सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था तो एक्ट्रेस देविका रानी को यह प्रदान किया गया था और वर्तमान में जो इस पुरस्कार में दिया जाता है वो 10 लाख रुपए का चेक दिया जाता है और साथ में ये कमल का जो फूल है वो गोल्ड मतलब स्वर्ण जो गोल्ड होता है उसका वो उस धातु का वो दिया जाता है, कमल का फूल और 10 लाख रुपए। तो इस तरह से ये एक 2-3 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं, यहाँ से तैयार होते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यहाँ पर एक बात आप क्लियर कर लेंगे, यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी शॉर्ट फॉर्म है AIIB। किसने? ये भारत सरकार ने किया है और किस राज्य के लिए किया है? असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए किया है। असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत असम में बिजली परियोजनाएं लागू की जाएंगी और ये भारत सरकार द्वारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये जो समझौता हुआ है 23 फरवरी 2021 को हुआ है और इसके अंतर्गत 304 मिलियन डॉलर का ऋण दिया जाएगा जो AIIB द्वारा दिया जाएगा। 304 मिलियन डॉलर का ऋण दिया जाएगा AIIB द्वारा और असम में इस परियोजना की जो कुल अनुमानित लागत है वो है 365 मिलियन डॉलर, 365 मिलियन डॉलर इसकी कुल अनुमानित लागत है, जिनमें से 304 मिलियन डॉलर AIIB देगा और रेस्ट ऑफ द मनी यानी बाकी बचे हुए पैसे असम सरकार इसमें लगाएगी। तो इस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट चलाया जाएगा और ये असम में जिस तरह से पावर सप्लाई की या पावर की जो प्रॉब्लम है, बिजली की जो प्रॉब्लम है, बिजली वितरण और उसकी खपत के लिए जो परेशानियां हैं उसको ध्यान में रखकर ये प्रोजेक्ट और ये समझौता लॉन्च किया गया और किया गया है। तो इस तरह से ये AIIB के बारे में आपने पढ़ा, यहाँ पे समझा भारत सरकार ने किस तरह से समझौता किया। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है। फिर तीसरी बात मैं सोशल मीडिया से रिलेटेड करता हूँ। भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कानून है, सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं जो 25 फरवरी को गाइडलाइंस जारी हुई हैं और इसके अंतर्गत जो गाइडलाइंस जारी की गई है वो हमारे केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी और हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, इन लोगों के माध्यम से ये सूचनाएं गाइडलाइंस जारी की गई है और स्पेशली ये OTT और सोशल मीडिया के लिए कि उसका दुरुपयोग रोका जा सके, उसके माध्यम से जिस तरह से एंटी नेशन एक्टिविटीज चलाई जा रही है उनको भी कम किया जा सके। तो ये सारी परेशानियों से बचने के लिए OTT और सोशल मीडिया के दुरुपयोग
दुरुपयोग से बचने के लिए ये गाइडलाइंस शुरू की गई। जैसा आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी और रविशंकर प्रसाद जी द्वारा ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके अलावा NCSC राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं 24 फरवरी 2021 को ये अनाउंसमेंट हुआ है, ये घोषणा हुई है। विजय सापला इनका नाम है, ये अध्यक्ष चुने गए हैं NCSC के। NCSC की जो फुल फॉर्म है वो भी मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुसूचित जाति आयोग के लिए ये NCSC इसकी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है और विजय सापला जी इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। ये जो विजय सापला जी है, इनके बारे में अगर मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं आपको, 2014 से 19 में ये पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रहे हैं। 14 से 19 में ये क्या रहे हैं? पूर्व के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ये रहे हैं। तो एक बात इनके खाते में जाती है। उसके बाद अब ये जो है यहाँ पर NCSC के अध्यक्ष बन गए हैं। साथ में जो NCSC है ये क्या है? ये एक संवैधानिक निकाय है भारत का, जो हमारे संविधान में इसके बारे में लिखा गया है। और इसका काम क्या होता है? ये जो शोषण के खिलाफ लड़ता है, अनुसूचित जाति के शोषण के खिलाफ ये लड़ता है। और इसमें जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। ऑफ कोर्स जो ये सापला जी हैं, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की गई है। और संविधान में जो ये इनके अधिकार दिए गए हैं अनुसूचित जाति के, स्पेशली आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, इन अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए ये आयोग काम करता है, जिसमें विजय सापला जी की अब निर्णायक भूमिका होगी। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनका नाम और इस आयोग का काम, दोनों बातें आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके अलावा अमेरिका में एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो भारतीय मूल की हैं, भारत की हैं, जिनका नाम है अंजलि भारद्वाज। इनको एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है एंटी करप्शन अवार्ड। इनसे सम्मानित किया गया है। और जो बाइडेन की जो नई सरकार अमेरिका में चुनी गई है, तो उनके नेतृत्व में ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड घोषित किया गया है, जो हाल ही में बनाया गया है। तो भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड इसका नाम है। तो इसलिए आप ये बात ध्यान रखेंगे, इस अवार्ड का नाम है भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड, और इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये दिया जाता है। तो इसीलिए इसको अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड कह सकते हो, या फिर शॉर्ट में अगर बात करनी है तो एंटी करप्शन अवार्ड भी कह सकते हो। इस बार जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने 12 साहसी लोगों को, हिम्मत वाले 12 लोगों को ये अवार्ड दिया है, जिसमें से हमारी भारतीय जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम अंजलि भारद्वाज है, उनको भी ये अवार्ड मिला है। अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। ये अंजलि भारद्वाज की फाइल फोटो है। इसके अलावा अंजलि भारद्वाज सतर्क नागरिक संगठन करके भी एक चलाती है, एक NGO चलाती हैं, जो SNS जिसको बोलते हैं। उनका कार्य क्या है? ये इस संगठन के माध्यम से, या ये जो सामाजिक कार्यकर्ता है, इनका जो मेन वर्क है, जो इनका मेन फोकस एरिया है, वो क्या है? ये किसी भी देश में सरकार में पारदर्शिता रखने और उनकी जवाबदेही तय करने के लिए काम करती हैं। यानी करप्शन से संबंधित सारी चीजें ये देखती हैं। इसके अलावा जो नागरिकों के अधिकार है, उनकी भागीदारी है, उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए, उस दिशा में भी ये काम करती हैं। तो सूचना के जन अधिकार में, सूचना का जो अधिकार हमें जो मिला हुआ है, उसके जन अधिकार में ये राष्ट्रीय स्तर की अभियान संयोजक है, राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा 2005 में इन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम पर काम किया था। विज ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2011 में इन्होंने काम किया था उस पर। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में इन्होंने इस पर काम किया था। शिकायत निवारण विधेयक में इन्होंने ऑलरेडी काम किया है, और 1999 से सूचना के अधिकार से ये जुड़ी हुई हैं। तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है, जिनको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है अमेरिका की तरफ से, जो बाइडेन सरकार की तरफ से। तो ये देखने वाली और लिखने वाली बात है। झारखंड की बात करें अब, झारखंड में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहां पर कोई हुक्का बार नहीं चलेगा, और उसको सख्ताई से उससे निपटा जाएगा। अगर कोई चलता हुआ पाया गया तो पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है झारखंड में। और ये जो फैसला लिया है, ये वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया है। और इसके साथ ही उन्होंने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री और उसके उपयोग पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, यानी उनको रोक दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू और सिगरेट को बेचना और खाना और यूज करना मना कर दिया गया। सार्वजनिक स्थल पर ना तो ये बेचे जाएंगे, ना ही ये यूज किए जा सकते हैं। तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया। जो ये फैसला लिया गया, ये किस अधिनियम के अंतर्गत लिया गया, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है। तो इसलिए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन अधिनियम 2020-21 को इन्होंने मंजूरी दी है। तो इसलिए यहां पर ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन अधिनियम 2020-21, इसकी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस संशोधन में जो इन्होंने लिखा है कि अगर ऐसा करते हुए कोई पाया गया, जो इस कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उसको 3 साल
साल की सजा हो सकती है और 21 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति इसको खरीद नहीं सकता, वहां पर कोई प्रोडक्ट इस टाइप का खरीद नहीं सकता, और 200 रुपए से 1000 रुपए तक के जुर्माने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो झारखंड में ये नया कानून एक लागू किया गया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और आप लिख सकते हैं। उसके बाद FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी फुल फॉर्म आप लिख लेंगे FATF की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्होंने पाकिस्तान को फिर जून तक के लिए ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, ग्रे सूची में डाल दिया है। मैं आपको बताऊंगा ग्रे लिस्ट क्या होती है और FATF क्या होती है, ये दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको एक बात समझनी है, FATF ने पाकिस्तान को जून तक के लिए ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। एक बात तो ये, FATF जो है 1989 में बनी थी और इसको किसने बनाया था? G7 कंट्रीज ने बनाया था। पेरिस में एक बैठक हुई थी उसमें 1989 में, और पेरिस सम्मेलन में इस FATF को बनाया गया। तो 1989 में बना, किसने बनाया? G7 कंट्रीज ने बनाया। G7 कंट्रीज मतलब ग्रुप 7 कंट्रीज ने इनको बनाया। और इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर इस बैठक में, यह मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया का विधायी और नियामक संगठन है। टेरर फंडिंग हो या मनी लॉन्ड्रिंग हो, ऐसे मुद्दे को ये देखता है। दुनिया में, पूरे विश्व में किसी भी देश में अगर इस तरह की गतिविधि होती है तो उसको रोकने के लिए और वहां की सरकारें अच्छे से काम करें इन कामों के लिए, इन परेशानियों के लिए, तो ये सब देखने का काम FATF का होता है। वहां पर राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने का काम इसका होता है। ये व्यक्तिगत तौर पर काम नहीं करता, ये देश के लिए काम करता है, वहां की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए काम करता है। जो इसका मुख्यालय है या सचिवालय है वो पेरिस में है। और कहां पर है? आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD के मुख्यालय में ही इसका मुख्यालय है, सचिवालय है। और सदस्य देश इसमें भारत भी है। उसके अलावा 39 और अदर कंट्रीज हैं, जिसमें 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशन और भी हैं। जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है वो हैं हमारे यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद। तो आपसे क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है, टोटल सदस्य देश भारत को मिलाकर 39 है, 2 क्षेत्रीय संगठन है इसके अंदर, और वो 2 क्षेत्रीय संगठन यूरोपीय आयोग है और खाड़ी सहयोग परिषद है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये आप अपने पास नोट करके रख लेंगे। इसके अलावा भारत कब इसमें शामिल हुआ? 2010 में FATF का वो सदस्य बना, और हर साल इसकी 3 बैठकें होती है, 3 बार बैठकें होती है। और इस FATF को चलाता है FATF प्लेनरी, इसका पूरा नाम है। तो FATF प्लेनरी ही FATF के निर्णय निर्माण की संस्था है। और जो मैंने 2 सूची, एक सूची की बात करी ग्रे सूची, इसी तरह से यहाँ पर काली सूची भी है, ग्रे लिस्ट है और ब्लैक लिस्ट है। जो ग्रे लिस्ट है उसमें तो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जो इस तरह के काम करने में जो देश असफल रहा, यानी कि एक तरह से टेरर फंडिंग को रोकने में, आतंकवादी फंडिंग को रोकने में, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में अगर कोई कंट्री असफल रहा है तो उस कंट्री के लिए ये एक स्पेशल पॉइंट है, उस पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा अगर दूसरी बात मैं करूं ब्लैक लिस्ट की, तो ब्लैक लिस्ट में उस देश को शामिल किया गया जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा उसकी वित्तीय सहायता रोक दी जाती है। यानी कि जो कंट्री को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है उसको अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता मिलने को रोक दिया जाता है। यानी विश्व में कोई भी कंट्री उसको अब किसी भी प्रकार का फंड नहीं देंगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको प्रतिबंध कर दिया जाएगा, कहीं से उसको कोई पैसा नहीं मिलना, कोई व्यापार वो नहीं कर सकता। तो ब्लैकलिस्ट होने का मतलब अपने आप में पूरे विश्व से अपने आप को अलग कर देना है, कट जाना है। वो एक इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा फैसला लिया जाता है इसमें। तो इसी के साथ दोस्तों ये सारे करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज तक के लिए आपके पास, और इसके बाद फिर मैं नए करंट अफेयर्स के साथ, नई वीडियो के साथ फिर आपसे मिलता हूं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।